नमस्कार। आप ये बताइए कि डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में फ़ाइल हो गया और उस पर एग्जिबिट का नंबर लग गया तो इसका मतलब क्या होता है? क्या डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया? क्या रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी दोनों सेम चीज़ होते हैं या दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं? अब आज की वीडियो में हम देखते हैं कि फैक्ट इन इशू क्या है, चूँकि ये क्वेश्चन बार बार मेरे से पूछा गया है। दूसरा ये देखते हैं कि एविडेंस एडमिसिबल कब होता है और प्रूफ कब होता है। तीसरा ये देखते हैं कि कोर्ट डॉक्यूमेंट में एग्जिबिट को क्या मानती है और उसकी क्या वैल्यू करती है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन लेट लिया गया है उसके एग्जीबिशन को लेकर, किसी डॉक्यूमेंट के मार्किंग को लेकर, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप सिंह है और आप मेरे चैनल लीगल आउटलुक देख रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं पार्ट 2, जो नया सीरीज है हमारा एविडेंस लॉ मेड इजी सीरीज, उसको देख रहे हैं। पार्ट 1 को बनाने के बाद बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आए और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। कुछ मैसेजेस आए व्हाट्सएप के ज़रिए। मैं जो दावा करता हूं कि इस एविडेंस सीरीज़ के बाद आप एविडेंस के अप्रिसिएशन को और उसके एग्जिबिट और मार्किंग को लेकर और उसके प्रूफ और डिसप्रूफ को लेकर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकेंगे, जो चाहे वो एडवोकेट हो या वो लॉ स्टूडेंट हो या कोई लिटिगेंट हो, सभी को इक्वली फ़ायदा होगा। तो जैसा मैंने बताया कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो भी एडमिसिबल एविडेंस होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं, लेकिन जितने भी रेलिवेंट एविडेंस होते हैं सारे के सारे एडमिसिबल नहीं होते। फैक्ट क्या है, इस पे हमने डिस्कशन किया था। तो आज जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें फैक्ट इन इशू को लेकर, और साथ में एक सवाल और भी एक कहा है मुझे कि आप रेलिवेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर जो प्रैक्टिकल डिफरेंस है उसको थोड़ा और एलेबोरेट करें। तो चलिए आज के सिंपल लैंग्वेज में फिर से हम अपनी सफ़र को शुरू करते हैं और इन डिफ़िकल्ट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एक बार फिर समझते हैं फैक्ट इन इशू क्या है। एविडेंस एक्ट के अनुसार फैक्ट इन इशू या विवादित तथ्य वो होता है जो किसी ऐसे फैक्ट्स को कहते हैं जो डायरेक्टली किसी राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी या डिस्प्यूट को के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में कोर्ट में जिस असली डिस्प्यूट का डिसीजन होना होता है, जो इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, वही फैक्ट इन डिस्प्यूट होते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि कोर्ट में एक सूट फाइल होता है जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि भाई ए कहता है कि बी ने मेरी प्रॉपर्टी को इलीगली बेच दिया, बी कहता है प्रॉपर्टी मेरी थी। तो अब डिस्प्यूट क्या है कि प्रॉपर्टी किसकी है, जो सेल डीड जिक्र एग्जीक्यूट हुआ है वो वैलिड है, जो एग्जीक्यूट हुआ है वो वैलिड है या नहीं है, जो जिसने बेचा है उसके पास अथॉरिटी था या नहीं। तो ये सारे फैक्ट इन इश्यूज़ हो गए। और जो भी रिलीफ लेने गया है, जो भी कोर्ट गया है, अपनी प्रेयर किया है कोर्ट को, उसको डिसाइड करने के लिए जो जो मुद्दे होते हैं, उस रिलीफ को ग्रांट करने के लिए या रिफ्यूज़ करने के लिए जो जो मुद्दे होते हैं, सारे फैक्ट इन इश्यूज़ होते हैं। तो फैक्ट इन इशू के बेसिकली हम 5 कैरेक्टर्स को लेकर हम समझते हैं तो बेहतर समझ आएगा। ये वही मैटर्स होते हैं जो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट होते हैं। कोर्ट्स हर फैक्ट को डिसाइड नहीं करती, हर डिस्प्यूट को डिसाइड नहीं करती, वो केवल डिस्प्यूटेड फैक्ट को डिसाइड करती है जिसके ज़रिए उन्हें रिलीफ ग्रांट करना होता है। दूसरा, जब कोई पार्टी एक फैक्ट को असर्ट करती है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई करती है, तो जो डिस्प्यूट निकल के आता है वही फैक्ट इन इश्यू होता है। प्लेंटिफ कहता है एग्रीमेंट हुआ, डिफेंडेंट कहता है जी एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। तो फैक्ट इन इश्यू क्या है कि क्या कोई वैलिड एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। तीसरा, सिविल केस में जो फैक्ट इन इश्यू होता है वो बेसिकली इश्यूज के फॉर्म में कोर्ट लिखती है, जैसे वेदर प्लेंटिफ इज़ ऑनर, वेदर प्लेंटिफ इज़ हैज़ एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट, तो वेदर पोजीशन इज़ डिलीवर्ड और नॉट। तो ये चीज़ें फैक्ट इन इश्यू होते हैं। क्रिमिनल केस में जो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर अगर हम देखें तो जो फैक्ट इन इश्यू होता है कि मर्डर हुआ या नहीं, किसने किया, क्या इंटेंशन था, तो इसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो फैक्ट इन इश्यू हो गया। जब वही क्रिमिनल ट्रायल में जाएगा तो जो चार्ज फ्रेम करती है कोर्ट, वो फैक्ट इन इश्यू होता है। और रेलिवेंट फैक्ट्स वही होते हैं जो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से सुनिए कि रेलिवेंट फैक्ट्स वही होते हैं जो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड होते हैं। एविडेंस एक्ट का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि अगर कोई फैक्ट डिस्प्यूटेड इशू को एक्सप्लेन करता है तो रेलिवेंट है, अगर सपोर्ट करता है तो रेलिवेंट है, कंट्राडिक्ट करता है तो रेलिवेंट है,
या कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है उसके होने ना होने का, तो वो रेलिवेंट है। तो ये जो रेलिवेंट फैक्ट्स वही होते हैं जो फैक्ट एंड इशू को से कनेक्टेड होते हैं। अब एक बार हम पिछले वीडियो में भी हमने रेलिवेंसी वर्सेस एडमिसिबिलिटी पे थोड़ा सा चर्चा किया था। अब उसको हम, चूँकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक दो लाइन में और कह देते हैं। रेलिवेंसी क्या होता है? अगर कोई फैक्ट डिस्प्यूटेड इशू से लॉजिकली कनेक्टेड है तो वो रेलिवेंट है। और अगर फिर एडमिसिबिलिटी क्या है? क्या लॉ उस एविडेंस को कोर्ट में लीगली एक्सेप्ट करता है? अगर जो रेलिवेंट फैक्ट है वो लीगली एक्सेप्टेबल है तो वो एडमिसिबल है, तो उसकी यही एडमिसिबिलिटी होती है। अब देखते हैं सिंपल एग्जांपल से कि अगर कोई पर्सन एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लेकर आकर कोर्ट में देता है, वो रेलिवेंट है। लेकिन अगर उसने 65B एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो वो एडमिसिबल नहीं है। तो आप ये समझ के होंगे कि किसी भी रेलिवेंट फैक्ट को एडमिसिबल होने के लिए उसको कानून के दायरे में आना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एविडेंस एक्ट का जो मैं यहाँ डील कर थोड़ा रेफरेंस देना चाहूँगा, सेक्शन 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। वो कहता है कि एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा ही रेलिवेंट फैक्ट पे होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन का दायरा बड़ा होता है, वो केवल जो एग्जामिनेशन चीफ में जो बातें कही गई हैं उस तक लिमिटेड नहीं होता, वो उससे बाहर भी जा सकता है। लेकिन वहाँ भी रेलिवेंसी की ज़रूरत होती है। जिसमें तो मोस्ट ऑफ द जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के आसपास ही घूमते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है उसके आसपास ही क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो जो मेरा ये कहना चाहिए कि कोई भी एविडेंस जो कोर्ट में दिया जाए है उसको रेलिवेंट होना ज़रूरी है। हाँ, उसकी एडमिसिबिलिटी बाद में डिसाइड होती है, पहले तो रेलिवेंट होना चाहिए। अब जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, आप इसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहला स्टेज, जब मुकदमा फाइल हुआ या चार्जशीट फाइल हुआ कोर्ट में तो उसके साथ उसको लगा दिया गया, कोर्ट में फाइल हो गया। दूसरा स्टेज कि कोई विटनेस आएगा और उस विटनेस के ज़रिए उस डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा एविडेंस में, तो वहाँ पे उसका उस डॉक्यूमेंट कोर्ट में एडमिट हुआ और एग्जिबिट हो गया। जैसे अगर प्लेंटिफ ने प्रोड्यूस किया है तो PW1/1, PW2/2/1, ऐसे जो एविडेंस लेकर आया है, जो विटनेस लेकर आया है। अगर किसी डिफेंडेंट्स ने किया है तो DW1, ऐसे उसका मार्किंग हो जाती है, एग्जिबिट हो जाता है। लेकिन केवल एग्जिबिट होने से वो प्रूव नहीं होता। प्रूफ का जो स्टेज है वो फाइनल आर्गुमेंट के बाद का स्टेज है। उस समय कोर्ट केवल डॉक्यूमेंट नहीं देखती है, केवल एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, बल्कि पूरे फाइल पे जितने भी फैक्ट्स हैं उसके बैकग्राउंड में इवेलुएट करती है और फिर कहती है कि वो फैक्ट या वो डॉक्यूमेंट प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि केवल डॉक्यूमेंट का एग्जिबिट हो जाना उस डॉक्यूमेंट का प्रूव नहीं होता। ये दोनों इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब इसको थोड़ा और बेहतर करते हैं इस डिस्कशन को, और चलते हैं बैकग्राउंड में एक जजमेंट का जो दिल्ली हाई कोर्ट का है और बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है, सुधीर इंजीनियरिंग कंपनी वर्सेस निटको रोडवेज लिमिटेड। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है स्पेशली इस जजमेंट पे। उसमें कोर्ट ने इस प्रोसेस को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि डॉक्यूमेंट फाइलिंग से केवल जुडिशियल एविडेंस नहीं बन जाता, पहले वो फाइल होता है, फिर मार्क होता है, फिर फाइनली कोर्ट उसको डिसाइड करती है। यहाँ पे एक और प्रोविज़न है जो मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है ऑर्डर 13 रूल 3 CPC का। वो कहती है कि कोर्ट इरेलीवेंट या इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर देती है, रिजेक्ट कर सकती है, और रिजेक्शन के बाद वो कोर्ट रिकॉर्ड पे है। कई बार कोर्ट लौटा भी देती है उस डॉक्यूमेंट को जिसको उसने रिजेक्ट किया है। तो मार्किंग हो या ना हो, इससे डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी ना तो बढ़ती है ना घटती है, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू ना बढ़ती है ना घटती है। जो एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये है कि डॉक्यूमेंट को अगर बिना ऑब्जेक्शन भी एग्जिबिट कर दिया गया है
तो भी बाद में उसमें ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट केवल एग्जिबिट कर देने से उसका प्रूफ नहीं होता। कोर्ट अपने तरीके से अपने लेवल पे एग्जामिन करती है कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसके एग्जीक्यूशन प्रॉपर हुआ है या नहीं, प्रोबेबिलिटीज़ पूरी है या नहीं, जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है उसको ड्यूली प्रूव किया गया है या नहीं। तो जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम एक लेकर समझें इन चीज़ों को, तो वो ये है कि मान लीजिए कोई सैलरीड एक एग्जिबिट हो जाता है, डिपेंडेंट कहता है कि सिग्नेचर फोर्स्ड है और या कंसिडरेशन अमाउंट पेमेंट नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन सस्पिशियस होता है, तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि कोर्ट एक्चुअली उस डॉक्यूमेंट को प्रूव्ड मानती है या नहीं। तो वो किसी एक विटनेस जो उस डॉक्यूमेंट को जो विटनेस लेकर आया है केवल उसके एविडेंस को नहीं एग्जामिन करके डिसाइड करेगी, वो प्लीडिंग पे भी जाएगी, जो प्लेंट है डिफेंडेंट्स का रिटन स्टेटमेंट है, दूसरे विटनेसेस के एग्जामिनेशन है, रजिस्ट्रार के पास जाना। तो कोर्ट पूरी फाइल में उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एविडेंस एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, स्टैम्प एक्ट है, सभी चीज़ों को देखकर फिर उस सेल डीड के बारे में डिसाइड करेगी। अगर कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन है तो उसे डिसाइड। तो जो कहना है मुझे कि डॉक्यूमेंट प्रूव्ड है हुआ है या नहीं, कोर्ट लास्ट स्टेज में इन टोटलिटी केस को पढ़ के या उसको एग्जामिन करके डिसाइड करती है। तो जो की टेक अवे है आज के डिस्कशन का, पहला, रेलिवेंट होना अलग है, एडमिसिबल होना अलग है, एग्जिबिट होना अलग है, प्रूव होना अलग है। ये सभी डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट आस्पेक्ट हैं किसी एविडेंस को अप्रिशिएट करने का। और जो आज का जो लिटिगेशन प्रैक्टिस है, या जो आप अगर कोई एडवोकेट हैं या लॉ स्टूडेंट हैं या लिटिगेंट हैं, तो इस एविडेंस लॉ के जो बेसिक डिस्टिंक्शन को समझकर आपको अपने, मेरा दावा है कि अपने जो इस इंफॉर्मेशन को अपने अगर करने में यूज़ करेंगे अपने एक्सपीरियंस के तौर पे इस्तेमाल, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, चाहे वो एग्जामिनेशन हो या क्रॉस एग्जामिनेशन हो या लॉ का अप्रिसिएशन हो एविडेंस को लेकर। तो अगर आज का डिस्कशन पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे पिछले वीडियो को देखकर आपने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर भेजिए। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मुलाकात।